बीएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्र ध्यान दें कि हम आपसे आपके चौथे पेपर पर्यावरणीय शिक्षा में जो चैप्टर पर्यावरण शिक्षा अवधारणा आवश्यकता एवं उद्देश्य पर कल हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, उसी के क्रम में कल मैंने आपसे पर्यावरण तथा शिक्षा की चर्चा की थी। आज हम आपसे पर्यावरण तथा शिक्षा के संबंध की चर्चा करते हैं कि इन दोनों का मानव के जीवन में क्या महत्व है और मानव के जीवन में इस पर्यावरण और शिक्षा इन दोनों का क्या योगदान है। क्योंकि आप देखें तो हम पर्यावरण और शिक्षा दोनों में ही हमारा क्या होता है, विकास होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पर्यावरण को अलग कर दें तो क्या हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, नहीं। हम पर्यावरण को बहुत अच्छा बना लें किंतु हम शिक्षा से दूर रहें तो शायद हमारा डेवलपमेंट ना हो। और जब दोनों को हम कोरिलेशन कर देते हैं, संबंध कर देते हैं, तो व्यक्ति हो या बालक हो, उसका विकास का जो महत्व है बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है। जहाँ पर्यावरण में पर्यावरण की गुणवत्ता के विकास की बात आती है, वही शिक्षा में बालक की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि हम आप शिक्षा को क्या कहते हैं, विकास की एक प्रक्रिया का नाम देते हैं। यानी बिना शिक्षा के कोई भी विकास संभव नहीं है। और बालक इन दोनों के बीच में यानी बहुत सारे पर्यावरणीय कारकों के बीच में उसको गुजरना पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे पर्यावरणीय, तो जैसे कौन कौन से पर्यावरण, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण होता है, दूसरा उसका सामाजिक पर्यावरण होता है। क्योंकि अरस्तु ने कहा है ना कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि इसको समाज से हम निकाल के बाहर कर दें तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, तो नहीं हो पाता। क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया, दो बच्चे एक साथ उन्होंने प्रयोग में देखा कि एक बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो परिवार से हर समय जुड़ा है, और एक जो दूसरा बच्चा है वह परिवार के पर्यावरण से दूर है। यानी उसको समय समय पर भोजन, समय समय पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अकेला रहता है, यानी परिवार के सदस्यों के साथ नहीं रहता। और दूसरा जो बच्चा है 24 आवर्स वह पर्यावरण यानी पारिवारिक जो इन्वायरमेंट है उसमें है। तो विद्वानों ने देखा कि इन दोनों के डेवलपमेंट को कंपैरिजन किया, तो उस डेवलपमेंट में देखा कि जो बच्चा परिवार में है यानी जो पारिवारिक जो वातावरण है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। और जो बच्चा समय समय पर उसकी नीड पूरी कर दी गई किंतु परिवार के सदस्यों से उसका बहुत मेल मिलाप नहीं है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या हुआ, उसकी तुलना में बहुत धीमे प्रोसेस में आया। तब वही उन्होंने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी सामाजिक जो इन्वायरमेंट है वह डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, हमारा आर्थिक पर्यावरण होता है, हमारा राजनीतिक पर्यावरण होता है, हमारा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण होता है। यानी तमाम तरह के इन्वायरमेंट में हम अपनी शिक्षा यानी बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमको कहाँ कौन सी इन्वायरमेंट का किस तरह का हमका प्रयोग करना है, इसकी गुणवत्ता में कैसे हम सुधार करें जिससे हमारे व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन हो सके। यानी हम जिस तरह की इन्वायरमेंट हो उस तरह के हम
इन्वायरमेंट में अपने को प्रतिस्थापित कर सकें। इसके लिए उन्होंने, एक विद्वान है जिनका नाम है वाटसन ने लिखा कि पर्यावरण के द्वारा हम बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, उसके वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा कि जैसे एक कुंभकार है, मिट्टी को अच्छे ढंग से गूंथता है, फिर अपनी चाक पर उस मिट्टी को रखता है। तो जब चाक को मिट्टी पर रखता है तो चाक की गति, मिट्टी की गति दोनों समान हो जाती है, यानी चाक और मिट्टी का एनवायरनमेंट एक जैसा हो गया। अब वह भी अपने को बुद्धिमत्तापूर्ण यानी शिक्षा, यानी उस मिट्टी को इन तीनों सामंजस्य कड़ी में अब उसको पात्र बनाना है मिट्टी का। अब उसकी एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि हम इस मिट्टी के छोटा पात्र बनाना है या बड़ा पात्र बनाना है। अब इन दोनों के बीच में यानी इन्वायरमेंट का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि अब वो चाहता क्या है कि हमारा जो पात्र है वो जिस तरह की भूमिका को उसकी नीड होगी उस तरह का पात्र बना देता है। क्योंकि बालक के विकास में हम पर्यावरण की भूमिका बहुत मायने रखती है। जैसे हम हैं, आप हैं, या समाज का कोई भी प्राणी है, और कोई एक अच्छा अभिभावक हो या माता पिता हो, जब उसका बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होता है तो आप प्रवेश से पहले आप क्या सर्च करते हैं कि कौन सा अच्छा विद्यालय यानी कौन सी अच्छी शिक्षण संस्था है जिसमें हम अपने बच्चे का प्रवेश दिलाएं। अब अच्छी संस्था किसको आप मानते हो, यानी अच्छी संस्था को आप कौन सा इन्वायरमेंट अच्छा कहते हो और कौन सा इन्वायरमेंट की ज्ञान में आप उस संस्था को अच्छा नहीं मानते। तो सबसे पहले आप संस्था की इन्वायरमेंट को देखने के लिए आप देखते हैं कि उस संस्था में योग्य और प्रशिक्षित यानी विद्वान शिक्षक हैं या नहीं। विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल के मैदान, यानी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं। जैसे विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं की सुविधा है कि नहीं, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालक का व्यक्तित्व का विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आप सभी लोगों को मैं बता दूं, शायद पता भी हो या ना भी हो। जैसे आप किसी भी पाठ्यक्रम में जब प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश के बाद आपका एक निर्धारित कैरिकुलम होता है, पाठ्यक्रम होता है, और एक निश्चित अवधि होती है। यानी उस निश्चित अवधि में उस निश्चित पाठ्यक्रम को पढ़ करके आपको परीक्षा दे करके अगली कक्षा में प्रमोट हो जाते हैं, या वह उस पाठ्यक्रम से आप पास आउट हो जाते हैं, यानी एक सेशन के लिए। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब होता है कि जब हम उस पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्था की अन्य भी क्रियाओं में हमारा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए संस्था में स्वच्छता का कार्य चल रहा है, तो वह विद्यार्थी भी नैतिक दायित्व कर्तव्य है कि वह स्वच्छता के कार्यक्रम में उसका सहयोग वांछित है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, यानी विद्यालय में पाठ्यक्रम के अलावा विद्यालय की समस्त गतिविधियों में उस छात्र की अहम भूमिका होती है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, या कोई नाटक या प्रसंग हो गया, या व्याख्यान हो गया, या स्वच्छता हो गई, मतलब बहुत कोई सोशल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हो गया। तो यानी हर तरह के कार्यक्रमों में उन विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन ही क्या कहलाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। जैसे आप जिस कमरे में क्लास होती है, आप उस कमरे के इन्वायरमेंट में क्या चाहते हैं कि उस कमरे में अच्छा प्रकाश मिले, अच्छा वेंटिलेटर हो, और वहाँ पर स्वच्छ इन्वायरमेंट, यानी हम जब पढ़ने बैठें या पढ़ाने के लिए जाएं तो वहाँ हमारा मन लगे, यानी सफोकेशन की स्थिति ना हो। जैसे कक्षा का जो वातावरण है भय मुक्त हो, मतलब शिक्षक
के आने पर विद्यार्थियों में डर न हो, या विद्यार्थी कक्षा में जाने के लिए वो ये डरे नहीं कि हम ये क्लास नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बच्चे को पढ़ने में क्या होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको शिक्षक से अपना एक आत्मी लगाव होना चाहिए, और जब आत्मी लगाव होगा तो कितना भी कठिन विषय क्यों ना हो, उस विद्यार्थी को वह शिक्षक सरल से सरल बना करके उसको जो जीवन की जो महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि है उसको परिपालन करेगा। जैसे जहाँ अनुशासन के लिए विद्यार्थियों को अनावश्यक हम डराते हैं या धमकाते हैं, तो वो क्या होता है कि विद्यार्थी वहाँ ना तो पढ़ने जाता है और ना उस संस्था को हम अच्छा मानते हैं। इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि हम वहाँ उस जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में सामंजस्य होना चाहिए ना। और अगर इन्वायरमेंट में सामंजस्य नहीं हुआ, यानी डर है, भय है, सफोकेशन है, न तो आपका डेवलपमेंट होगा न उस बच्चे का डेवलपमेंट होगा। इसीलिए आप ध्यान दें कि पहले जो विद्यालय थे या आज भी जिन जो संस्थाएं अच्छी चल रही हैं, यानी अच्छे जो शिक्षण संस्थान हैं, वो शहर के कोलाहल से दूर होते हैं, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में इसीलिए स्थापित किए जाते हैं कि यदि कक्षा का संचालन हो रहा है तो बाहर का कोई ऐसा इन्वायरमेंट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट न हो जिससे विद्यार्थियों के ध्यान कक्षा से हट जाए। और जब आप इस तरह से बहुत सारी बातों को आप जब गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं, तब अपने बच्चे को एक अच्छी संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए वचनबद्ध होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के विकास की जो प्रक्रिया है, इसका संपादन विद्यालय या महाविद्यालय की कक्षा के अंदर से प्रारंभ होता है, जहां विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, जिससे कक्षा की जो पाठ्यवस्तु है उसकी सहायता से जो गतिविधियां हैं उनसे परिचित होता है, चाहे शाब्दिक रूप में हो या अशाब्दिक रूप से। क्योंकि कक्षा में सामाजिक तथा भावात्मक पर्यावरण का निर्माण होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच एक आत्मीयपूर्ण संबंध बनते हैं। जैसे शिक्षक क्या कहता है कि ये मेरे अपने बच्चे हैं, और छात्र क्या कहता है कि ये हमारे गुरुजी हैं, यानी अपनत्व का भाव होता है। और जब अपनत्व जहाँ आ जाता है वहाँ क्या डेवलप होता है, आत्मीय। और पाठ्य सहगामी जब क्रियाओं से हम बच्चों को जोड़ते हैं तो बच्चों का इमोशनल लगाव संस्था से भी होता है और शिक्षक से भी होता है, जिससे विद्यार्थी को बहुत सारे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप जब ये नए नए अनुभव उसको मिलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार में आमूल चमूल परिवर्तन होते हैं। यानी शिक्षा के विकास की प्रक्रिया में वो प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, वो सारे इन्वायरमेंट में अपने को वो समायोजित कर लेता है। जैसे शिक्षा की आप अधिकांश समस्याएं विद्यार्थियों की पर्यावरण से जुड़ी होती है। जैसे विद्यार्थी की अधिगम संबंधी कठिनाई, यानी जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, हो सकता है उसके सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या पर्यावरण के कुसमायोजन संबंधी समस्याएं हैं, तो इन सब का समाधान कौन करेगा? शिक्षक करेगा। औपचारिक रूप में करेगा, अनौपचारिक रूप में करेगा, क्योंकि व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक जो इन्वायरमेंट है उन सभी में वह अपने के समायोजन करने के तरीकों को खोजेगा। और जब उसको खोजेगा तो क्योंकि जैसे भी हम आप देखते हैं कि कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी एक बुद्धि का नहीं होता, कोई कुशाग्र है, कोई मध्य है, कोई निम्न है।
तो उन सबको एक साथ ले चलते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का जो घटक है वह जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, व्यक्तित्व इत्यादि को, यानी शिक्षक मनोवैज्ञानिक रूप से देखता है कि हम अपने बच्चे को किस अनुरूप पढ़ाएं कि जिससे उनका इस विद्यालयी पर्यावरण में मन लगे और उनको भी अपने उस स्थिति तक पहुँचें जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए यह तपस्या रत है। क्योंकि जब इस तरह के कार्यों में वो इंगेज होगा, यानी जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से उस बच्चे का डेवलपमेंट उस पर्यावरण के माध्यम से अवश्य हो जाएगा।